नमस्कार। क्या आप भी बिहार में सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं या फिर आप जो है जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कोई बिहार में सरकारी एएनएम बन जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप बिहार में सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसके बाद से जो है इसका सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग कैसे होता है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, इनका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि हम कहाँ काम करेंगे तो उसका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सारे प्रोसीजर को आप जो है फुलफिल कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये भी आपको हम बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिहार में कोई परमानेंट एएनएम कैसे बन जाता है, या फिर आपने एएनएम का कोर्स किया है और आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट जानकारी यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके मन में आ रहा होगा इस तरीके से कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग, एक्सपीरियंस कहाँ का वैलिड होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भरने से जो है ज्वाइनिंग तक का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो है किस तरीके से आप एएनएम बन सकते हैं, सरकारी एएनएम कैसे बना जाता है बिहार में। तो उसके लिए एक बात आप समझिएगा, सरकारी एएनएम बनने के लिए आपके पास जो एएनएम का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 इयर्स का जो है कोर्स होता है। इसके लिए एएनएम का जो कोर्स होता है, इस एएनएम का अगर आपने कोर्स कर लिया है, ये एएनएम का कोर्स 12th के बाद होता है। 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो आप एएनएम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बायो वाले ही करेंगे, जो कॉमर्स वाले भी कर लेते हैं, अन्य लोग भी कर लेते हैं। तो अगर आपने 12th के बाद एएनएम का कोर्स किया हुआ है, 2 साल का कोर्स किया हुआ है, तो आप जो है एएनएम की जब भर्ती आती है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भविष्य में एएनएम बनना चाहता है तो 12th के बाद वो एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद जो फॉर्म आएगा तो उसको आप जो क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया और आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपके मन में आता है कि आखिर जो ये फॉर्म निकलता है उसका सिलेबस क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। तो जो है एएनएम की जो भर्ती निकलती है, परमानेंट एएनएम जो बीटीएससी के थ्रू जारी किया जाता है, उसका सबसे पहले आप सिलेबस समझ लीजिए कि उसका सिलेबस क्या होता है। उसका जो सिलेबस होता है यही सिलेबस होता है। ये बीटीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। कौन सा सिलेबस है जी? ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें आपको यहाँ पे देखेंगे 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे हेल्थ प्रमोशंस दिया गया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग्स दिया गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स दिया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग्स दिया गया है, मिडवाइफरी दिया गया है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट दिया गया है। इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएनएम के एग्जाम्स में। ठीक है, ये एएनएम के एग्जाम्स में। और यहाँ पे देखेंगे आप मिडवाइफरी के सब टॉपिक्स भी दे दिया गया है। यहाँ पे मिडवाइफरी के ये सब टॉपिक्स दे दिए गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के ये सारा टॉपिक्स दे दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड हेल्थ का ये टॉपिक्स दे दिया गया है, चाइल्ड हेल्थ का। उसी तरीके से यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक्स दे दिया गया है और साथ ही साथ हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक दे दिया गया है। यानी ये 6 टॉपिक्स में जो सब टॉपिक है इनका, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो ये मेन जो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए गए हैं 10। जैसे यहाँ पर पहला दिया कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये होगा पहला टॉपिक। दूसरा दिया गया हेल्थ पॉलिसी प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री, तो ये हो गया ये दूसरा सब टॉपिक। तो इस तरीके से ये सिलेबस होता है। क्या होता है जी? ये टोटल सिलेबस होता है। तो आप जान लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए कि यही एएनएम का क्या होता है जी? सिलेबस होता है। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस यही होता है। आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेने के लिए तो मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको बहुत सारी चीज पता चल गई। पहली बात क्या पता चल जी कि आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट है,
ट्वेल्थ के बाद से आपने एएनएम किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपको हमने बता दिया कि इसका जो फॉर्म भरेंगे ना बीटीएससी वाला, तो उसका सिलेबस क्या होता है। तो ये बात आपको पता चली कि सिलेबस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं आगे और आगे बताते हैं आपको, ठीक है, कि मान लीजिए सिलेबस आपको पता चल गया, आपने फॉर्म भर दिया। अब आपके मन में आता है कि आखिर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने जी? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 100 क्वेश्चंस में कोई जीके जीएस मैथ रीजनिंग नहीं रहता। जो अभी आपको हमने सिलेबस दिखाया, केवल उसी 6 टॉपिक से ही सारे के सारे क्या रहते हैं जी? क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, टोटल कितना रहता है? 100 क्वेश्चंस होता है। दूसरा बात आपके मन में आ रहा हो कि आखिर निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। 1/4 होता है। 1/4 क्या होता है निगेटिव मार्किंग, ये हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन पूछा गया। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 100 क्वेश्चन पूछा गया। और आपने क्या किया? आपने 20 यहाँ पे गलत बना दिया। 20 क्या किया जी? गलत बना दिया। और 80 आपने क्या किया? सही बना दिया। 80 सही बना दिया। तो अब जो है आप कहेंगे कि आपका हमारा नंबर कितना आना चाहिए जी? 80 आना चाहिए, क्योंकि 80 आपने सही बनाया है। लेकिन यहाँ पे 80 आपका नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे आपने 20 गलत किया है, तो इसकी भी आपको जो कुछ सजा मिलेगी। यही होता है निगेटिव मार्किंग। तो जो 20 आपने गलत किया है उसको क्या किया जाता है? 4 से भाग दे दिया जाता है। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि निगेटिव मार्किंग क्या है? 1/4 है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे जो है 5 आएगा, तो 80 में से 5 गया, आपका नंबर कितना आ गया? 75 आ गया। यही होता है निगेटिव मार्किंग। अब जितना गलत करेंगे उसमें 4 से भाग दे दिया जाएगा। 50 गलत करेंगे तो फिर उसमें भी 4 से भाग दिया जाएगा। मान लीजिए कई लोग होते हैं 50 गलत कर दिया, 50 सही कर दिया। ये भी होता है कि मान लीजिए कि 50 क्या कर दिया जी? सही कर दिया, और 50 गलत कर दिया। और कहते हैं कि हमारा तो नंबर 50 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। 50 आपका नंबर यहाँ पे है, और 50 जो आपने गलत किया है उसको क्या किया जाएगा? 4 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 पॉइंट क्या? 12.5 हो गया। तो आपको जो आपका जो नंबर 50 सही था उसमें 12 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12.5 क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 37 पॉइंट क्या हो जाएगा जी? 37.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है जी कि निगेटिव मार्किंग किया जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और निगेटिव मार्किंग कैसे होता है। दूसरा आगे हम बढ़ते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ का वैलिड होता है। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है कहाँ का वैलिड होता है? देखिए, आप किसी भी बिहार के या फिर बिहार के बाहर किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में आप काम कर लीजिएगा, वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वैलिड नहीं होता है। उसको बिहार सरकार मान्यता नहीं देती है। वो आपके अनुभव के लिए हो जाता है कि आपने ठीक है आप काम किया, आपके पास अनुभव हो गया। लेकिन आप सोचिए कि उसको कुछ लाभ मिल जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता है। बिहार सरकार कहती है कि अगर आप जो है बिहार सरकार से जो है अप्रूव्ड एक तरीके से कहेंगे कि जो है संविदा पे जो बहाली निकलती है बिहार सरकार में, अगर आप उसमें काम किए रहते हैं तो 1 साल का 5 नंबर दिया जाता है। 1 साल का 5 मार्क्स आपको, मतलब कोई 1 साल काम किया है तो उसको जो है 5 नंबर अलग से दे दिया जाता है। जैसे उसको एग्जाम्स में 40 नंबर आया है तो 5 उसका हो गया 45 हो गया। इस तरीके से 2 साल काम किया तो 10 नंबर मिल जाता है। मैक्सिमम 5 सालों तक का ही नंबर मिलता है। 6 साल का भी काम करेंगे तो भी 25 नंबर मिलेगा। 5 साल काम करेंगे तो भी 25 नंबर मिलेगा। तो ये हो जाता है टोटल इस तरीके से एक्सपीरियंस का जो है लेखा जोखा। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का वैलिड नहीं है, ये एक सरकारी हॉस्पिटल का ही वैलिड है। और दूसरी बात कि 1 साल काम करेंगे तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा भी कई लोगों के मन में आता है कि चलो भाई यहाँ पे 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया जी? 5 साल से काम कर रहे हैं तो हमको कितना नंबर मिल गया? 25 नंबर मिल गया। और पास होने के लिए अगर आप बिहार से हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, तो आपको 32 नंबर लाना होता है कम से कम पास होने के लिए। तो आप कहेंगे कि चलो भाई 25 तो हमारा यहीं मिल गया और इस 100 में से 7 नंबर लेके आ जाएंगे तो 32 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कम से कम 100 में से 32 तो आपको लाने ही लाने हैं, उसके ऊपर से ये नंबर जुड़ता है, यानी मिनिमम आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आना है। तो ये भी आपको बातें पता चल गई होगी। आई थिंक कि मैंने जो बताने की कोशिश करी थी, पहले हमने आपको बताया सिलेबस, दूसरा
दूसरा हमने बताया कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हमने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग्स, उसके बाद बताया हमने एक्सपीरियंस कहाँ का वैलिड होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसकी सैलरी कितनी मिलती है, और सैलरी से पहले आपको हम डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स से आपको क्या लगेगा, तो आपको 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही होगा और 12th का होगा ही होगा, और उसके बाद ही तो आपने एएनएम किया है, तो एएनएम में आपको फर्स्ट ईयर का लग जाता है और जो है सेकेंड ईयर दोनों का लग जाता है मार्कशीट, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन लग जाता है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका लग जाता है बिहार बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बीएनआरसी से, और फिर उसके बाद से लग जाता है आपको मार्कशीट, और मार्कशीट के बाद से आपको लग जाता है जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको एएनएम वाला लगता है। उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट्स के तौर पे एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट होता है फॉर्म भरने में, अगर आप मान लीजिए ओबीसी ईबीसी हैं, ओबीसी ईबीसी हैं, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, एक निवास बनवाना होता है और एक एनसीएल बनवाना होता है। अगर आपका शादी हो गया है तो एनसीएल आप अपने पिताजी के एड्रेस से ही बनवाएंगे और निवास अपने पति के एड्रेस से बनाएंगे, यानी ससुराल से बनवाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि जो है क्या है, आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आप निवास अगर शादी हो गया तो ससुराल से, नहीं हुआ तो पूछने वाली बात ही नहीं है, जहाँ है वहीं से बनवाएंगे। और दूसरा इनका जाति बनता है, तो जाति आप कहाँ से बनवाएंगे जी, तो आप बनवाएंगे अपने मायके से। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ई निवास प्लस ईडब्ल्यूएस बन जाता है आपके यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया क्या जी कि ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको बनवाने होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे होता है जो आपके पास होता है। तो आपको अब ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स का भी पता चल गया, सिलेबस का भी पता चल गया, और आपको जो है निगेटिव मार्किंग भी पता चल गया, और आपको जो है एक्सपीरियंस वाला भी बात पता चल गया। ये बातें पता चल गई होगी। आई थिंक आप लोग अगर बात मेरी समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या लगेंगे, फॉर्म भरने से बता ही दिया हमने। अब हम सैलरी को लेकर बता देते हैं कि आखिर जो है सैलरी क्या मिलती है, और उसके पहले आपको बता देते हैं, मान लीजिए कि इतना कुछ आपके पास हो गया, अब आपके मन में आ रहा हो कि चलिए भाई हम सब कुछ जान गए, हम जान गए कि सिलेबस क्या होता है इसका, हम जान गए कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, हम जान गए निगेटिव मार्किंग, हम जान गए तमाम चीज़ें। अब हमके मन में आ रहा है आखिर हम तैयारी इसका कैसे करेंगे, जो सिलेबस है इस सिलेबस को हम कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी से ही सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि हमारा सारा टॉपिक्स कवर है तो आप ना कहीं से सारे टॉपिक से टेस्ट दे दीजिएगा। सारे टॉपिक से जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तैयारी करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। पहला कि आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी करना ही होगा, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, हमारे यहाँ से पढ़े या फिर किसी के यहाँ से पढ़े, सेल्फ स्टडी के बिना जो है आपकी नौकरी पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात है कि आप जो अच्छा से अच्छा जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तीसरी बात जो है आपको कि यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करें, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस सेट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है कि आप वीकली टेस्ट दें, जिससे आप एनालिसिस कर पाएँ अपने आप को कि जो है कितना आपकी तैयारी हो पाई है। तो ये बातें हैं, तो ये सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है आपको, एजुकेशनल एकेपी पे। यहाँ पे देखेंगे बिहार एएनएम के लिए जो है आपको परमानेंट जो है आपको बैच जो है मेधावी मिल जाता है, और मेधावी जो है यहाँ पे देखेंगे इस कोर्स के अंतर्गत आपको बिहार एएनएम परमानेंट भर्ती कंप्लीट तैयारी होगा, जिसमें कंसेप्ट थ्योरी प्लस अनगिनत एमसीक्यू करवाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को में धार दे सकते हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, मतलब कि लाइव क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस। कई लोग होते हैं लाइव क्लास का समय उनके पास समय नहीं होता है, कुछ काम कर रहे होते, तो उस वीडियो का बाद में भी देख सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसका नोट्स दिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिल जाता है, और प्रॉपर सबसे बड़ी बात है गाइडेंस भी मिल जाता है आपको। तो ये सब चीज करने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436 पे आप मैसेज करके जो है एएनएम संबंधी जानकारी ले सकते हैं, भर्ती को लेकर के, क्लास को लेकर के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चाहते हैं कि हमें खुद से सब कुछ कर लेना है तो इस नंबर पे हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या आप जो है सीधे क्या करेंगे, जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। कहाँ जाएंगे जी, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, और इस तरीके से अपने मोबाइल में
होगा प्ले स्टोर, वहाँ पे जाकर लिखेंगे एजुकेशनल एकेपी, करेंगे इसको इंस्टॉल, लॉग इन विथ अनदर मेथड, इसमें नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, नाम डालेंगे, लेट्स स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ पे आपको दिख जाएगा मेधावी बैच, या फिर इस नंबर को तो आप जरूर सेव करके रख लेंगे 72,899,59,436। तो ये थी पूरी जानकारी। अब हम आ जाते हैं सैलरी को लेकर के कि आखिर सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, हो सकता है जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे ना, उनके मन में कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। कई लोग होते हैं आधी अधूरी वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो आप रील्स भले पूरा देख लेते हैं लेकिन जानकारी वाली वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हैं। सबके लिए तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग होते हैं सीधे फोन लगा देते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जबकि हमने प्रॉपर बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। सैलरी को लेकर बताते कि अभी जो है एज पर अभी 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें जो अब तक जो सैलरी मिले अप्रॉक्स आपको 42,000 के आसपास जो है सैलरी इन हैंड मिलने वाली। इन हैंड सैलरी एक होता है, इन हैंड सैलरी, ठीक है, एक इन हैंड सैलरी होता है और एक होता है ग्रॉस सैलरी, एक होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है जी, तो इसको भी बता देते हैं। देखिए, ग्रॉस सैलरी होता है ना जिसमें आपको सरकार डायरेक्ट पैसे देती है, यानी इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड होता है, यानी टोटल आपका जो 48,000 के आसपास जो है 47-48,000 रुपये क्या ग्रॉस सैलरी बन रहा है। इसमें आपका NPS कट जाता है, आपको कुछ थोड़ा बहुत फंड वगैरह कट जाते हैं और कटा करके 42,000 आपके अकाउंट में आता है। तो जो अकाउंट में आता है उसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं, और जो ग्रॉस होता है यानी पूरा का पूरा जो होता है 48,000, तो ये जो है ग्रॉस सैलरी होता है। तो ये NM की सैलरी है। तो ये सारी बातें थी जो आपके लिए थी बहुत ज़रूरी। तो जो लोग भी वीडियो देख ली हैं इतना तक, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ आपसे अनुरोध है कि आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी अपने तरफ से कि जो है सब कुछ बता दे कि किस तरीके से आप बिहार में सरकारी NM बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास NM का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और फॉर्म भरते समय आपके पास अगर आप कैटेगरी हैं तो NCL, नहीं तो जाति, नहीं तो EWS और निवास तो सबको चाहिए, और ये सब जरूरी होता है। उसके बाद फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद से आपको सीधे सिलेबस पर ध्यान देना होता है। और देखिए, अब ऐसा नहीं कि फॉर्म भरिएगा तो तैयारी शुरू कीजिए, उसके पहले ही आपको तैयारी शुरू रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से आपको जो एग्जाम्स देने हैं, एग्जाम्स देने के बाद से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट जारी होने के बाद आपका DV करवाया जाता है। DV करवाने के बाद से स्कूटनी होता है, और स्कूटनी के बाद सीधे ज्वाइन करा लिया जाता है। तो यह पूरा छोटा मोटा मेडिकल भी होता है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो आपको आई थिंक सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी भी कोई आपके मन में डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपको बताया क्लास को लेकर के, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मन से पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं जी हमको भी तो पढ़ना है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो बस टाइम पास के लिए तो बहुत इंस्टीट्यूशंस पढ़े हुए हैं और बहुत जगह पढ़ी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको खुद से डेडिकेट हो जाना है इसके प्रति, एकदम बिल्कुल पढ़ लेना है, इस बार सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है, तो ही जाके काम बन पाएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 0 होगा। तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है, या फिर अन्य जो बातें उसको बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।